अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेरी वेल। सो अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। तो इसके हम सबसे पहले तो इसका हम इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, कहाँ पे यूज़ होती है, किस तरह की लैंग्वेज है और क्या इसकी स्पेशलिटी है, कौन कौन से इसके अंदर क्यूरीज या कमांड का इस्तेमाल होता है जो हर एक एनालिस्ट के पास होना ज़रूरी है। यानी कि हम इसे एज अ डेटा एनालिस्ट अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि एसक्यूएल हमारे पास क्या है। वैसे तो बहुत से मेजर ये हमारे पास एसक्यूएल यूज़ होती है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड यूज़ होती है, डेटा साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेटा बेसिस इसमें होती हैं। फिर यहाँ पर हम माई एसक्यूएल, बेसिकली ये हमारे पास माई एसक्यूएल क्या है, वर्जन्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। हमारे पास जब भी मल्टीपल्स टेबल्स या बेशुमार डेटा मौजूद हो तो फिर उसको हम डेटाबेस में रखते हैं। तो उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए या फिर उससे डेटा रिट्रीव करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए फिर हम आगे एसक्यूएल या माई एसक्यूएल, पोस्टग्रो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल या मोंगोडीबी, इस तरह के हम एडिटर्स या वर्जन्स का यूज़ करते हैं। तो हम माई एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माई एसक्यूएल है क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS भी इसको कहते हैं, कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान ये रिलेशन भी बताती है कैसा है। वो किस तरह से पता चलेगा, जब उन दोनों टेबल्स में हमारे पास कोई कॉमन कॉलम या की मौजूद होगी। जिस तरह एक टेबल में हम कहते हैं प्राइमरी की होती है, यूनिक कॉलम होता है जिसके बेस पर हम सबसे ज़्यादा फिर क्या करते हैं, कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद ये ओपन सोर्स है, यानी कि हर एक के लिए ये फ्री है, कोई भी इसको इजीली इंस्टॉल भी कर सकता है। माई एसक्यूएल दोनों के लिए, स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशंस या वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जो हम लोग वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो किसी भी रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो चाहे कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, वो चाहे किसी भी फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट पे, वेब पेजेस में जो हमें डेटा नज़र आ रहा होता है, जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, बेसिकली उसके बैकएंड पे ये डेटा बेसिस कनेक्ट होती हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है, जो हमें यूज़र इंटरफेस पे वो डिस्प्ले हो रहा होता है। माई एसक्यूएल फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है, इजी टू यूज़ है। इसमें किसी भी तरह की हमें मुश्किल क्यूरीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से कमांड्स लिखते हैं, क्यूरीज लिखते हैं, आउटपुट उसी तरह से डिस्प्ले होती हैं। तो एज अ डाटा एनालिस्ट हम इन सारी चीज़ों को अपने इस टूल के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला जो वर्जन था वो 1995 में रिलीज़ हुआ था और माई एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, डेटाबेस है तो इसे वेबसाइट्स हम डेवलप कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करना है, बहुत ज़्यादा अगर डेटा है तो फिर उसके लिए ये डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको ओरेकल, एक हमारे पास ओरेकल क्लाउड बेस भी होती है डेटाबेस। तो ये ओरेकल कॉर्पोरेशन है जो इस माई एसक्यूएल को जिन्होंने डेवलप किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी आगे इसके डिफरेंट वर्जन्स बनाए, जिस हर वर्जन में फिर कोई ना तो कोई चेंजिंग्स होती रहती है, अपडेट होता रहता है, कोई नई चीज़ उसमें ऐड होती रहती है। तो अब डेटाबेस टेबल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली टेबल्स हम कहते हैं जिसमें इंटायर डेटाज हमारे पास मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स वो फील्ड होती हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है हर रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड जो रो वाइज आते हैं, ये एक्सेल के अंदर हमने टेबल्स का कॉन्सेप्ट देखा था। तो डेटाबेस में भी यही कॉन्सेप्ट हमारे पास मोस्टली यूज़ होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन कौन सी मोस्टली ये कमांड्स तो इस्तेमाल इसके अंदर होनी ही होनी है। अब एज अ एनालिस्ट हमें डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आज की क्लास में हम ज़रा टेबल भी क्रिएट करके देखेंगे कि किस तरह से टेबल्स को एसक्यूएल के अंदर क्रिएट किया जाता है। अदरवाइज जो मैंने बात की कि हमें एज अ एनालिस्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
हमें डेटाबेस पहले से प्रोवाइड की गई होगी, हमने सिर्फ उसमें से डेटा रिट्रीव करना है, डेटा फेच करना है। वो डेटा किस तरह से आएगा, उसकी कमांड कैसे लिखनी है, फिर कौन सा स्पेसिफिक डेटा हमें चाहिए। अगर हमने मल्टीपल्स क्यूरीज लिखनी है या फिर कहा जाए कि सब क्यूरी लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट का यूज़, किसी कमांड का यूज़, किसी कीवर्ड का यूज़ करते हुए कौन सा ऑपरेटर कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वो चीज़ें हम लोग अपने इस टूल के अंदर देखेंगे। तो सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, क्रिएट है, ड्रॉप, वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय, क्लॉज, ये सारी चीज़ें हमारे पास एसक्यूएल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जो कि हम टॉपिक वाइज इन सब चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, बल्कि सिर्फ साथ में समझेंगे भी, प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एसक्यूएल का ही आगे वर्जन है, माया एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, मोंगोडीबी एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूलाइट, थोड़ा सा लाइट वर्जन्स हैं। तो ये सारे उसके आगे हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं। एसक्यूएल अलाउज यू टू स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट, कंट्रोल एंड मेंटेन। अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल आपको दूँ तो समटाइम्स क्या, बल्कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि जिसमें हमें एडिटिंग की कमांड या फिर एडिटिंग अलाउ नहीं होती, बस हम उस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको अपडेट ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो भी इन डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हुए हमें उसकी अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की गई होती कि हम उसके अंदर कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कोई चेंजिंग्स वगैरह नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि एक्सेस देना, तो ये भी काम जो है वो एक डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जिसने डेटाबेस क्रिएट की होती है, जिसने उसका सारा स्ट्रक्चर बनाया होता है, उसका स्कीमास बनाए होते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट किया होता है, फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है, फिर किस किस को कंट्रोल, किस किस को एक्सेस, कितने % किस हद तक देना है, वो सारा एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। और अगर मैं इसकी आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो हम अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल देखते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हमें उनको व्यू करने की इजाज़त है, उसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी हमें अथॉरिटीज़ नहीं दी गई, उसका एक्सेस हमें नहीं दिया गया। तो ये भी इन डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हुए ही किया जाता है। उसके बाद एसक्यूएल क्या क्या कर सकती है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बहुत पावरफुल है, डाटा को रिट्रीव करती है, फेच करती है अकॉर्डिंग टू कमांड्स। अच्छा, वो कौन सी कमांड्स किस तरह से यूज़ होती हैं, तो ज़रा ये इसकी हम टाइप्स में थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। डेटा क्यूरी, डेटा को रिट्रीव करना एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के लिए, जिसमें हम जॉइंट्स का भी फिर इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए हमेशा हम सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कौन सी चीज़ हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हुए उसको बताते हैं, और फिर उसी के आगे अगर हमने कंडीशन इंप्लीमेंट करनी हो तो फिर वो कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन सेलेक्ट का मतलब है कि इन चीज़ों को उठा लो, ये चीज़ें जो है वो पक्की कर लो, सेलेक्ट कर लो, चूज़ कर लो। देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जिसमें किस तरह से डेटा को इंसर्ट किया जाता है, डेटा अपडेट करना है वो कैसे किया जाएगा, कोई डेटा डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम पढ़ेंगे कि डेटा डिलीट करने के लिए हमारे पास डिलीट का इस्तेमाल होगा, या ड्रॉप, हमने अगर टेबल को ड्रॉप करना है तो उसके लिए ड्रॉप का इस्तेमाल होता है। डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको DDL भी कहा जाता है, कि जिसमें हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ये कौन सा टेबल है, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, हर कॉलम के अंदर किस तरह की डेटा टाइप की वैल्यूज़ मौजूद होंगी, तो वो हम टेबल्स को क्रिएट करते वक्त बताते हैं, जो आफ्टर दिस थ्योरी बेस फिर हम प्रैक्टिकल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल्टरनेट है, अगर हमने कोई नया कॉलम ऐड करना है अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर तो उसके लिए ऑल्टर का यूज़ होता है, और अगर हमने टेबल को या किसी चीज़ को ख़त्म करना है, ड्रॉप करना है, तो उसके लिए ड्रॉप की कमांड यूज़ होती है। अब ये जो कमांड है मोस्टली इनका हमें इस्तेमाल लाजमी नहीं है कि ज़रूरत पड़े ही पड़े, क्योंकि एज अ एनालिस्ट जिस तरह के मैंने बताया हमें डेटाबेस को खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाए, कोई क्यूरी पूछ ली जाए, तो फिर इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि उसका रिस्पॉन्स दे सकें, बल्कि उसको फिर प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाया जा सके। देन ये जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल और डाटा कंट्रोल है, ये एक एक्सेस दिया जाता है डाटा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो इसमें तो हमारे पास, हाँ, इसकी भी हमारे पास ये जो असेसमेंट्स हैं ये लागू होती हैं
कि एक एनालिस्ट डेटा में से कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, किसी को आगे शेयर नहीं कर सकता, फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, टेम्परेरी तौर पर उसको क्रिएट या रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अथॉरिटीज़ इन जो ये टाइप्स हैं हमारे पास इस एसक्यूएल की, ये इनमें रिलायबल हैं। मैनेज परमिशंस एंड एक्सेस, किसको कितनी चीज़ देनी है, किसको किस चीज़ से रोकना है, कौन से यूज़र को सिर्फ पोर्टल एक्सेस करने की इजाज़त है, कि कौन से यूज़र को जो है उसमें चेंजिंग्स करने की इजाज़त है। तो ये काम डेटा कंट्रोल के अंदर किया जाता है। और जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल है, इसमें आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हम अपनी बैंक एप्लीकेशन से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी को हम पैसे भेज रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर भी बैकएंड पे डेटाबेस ही इंप्लीमेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि इतने टाइम पे इस यूज़र ने इस पिन से, इस एप्लीकेशन से, इस पर्सन को, सेकंड पर्सन को जिसका अकाउंट नंबर ये है और उसको इतने पैसे सेंड किए और वो एक्यूरेटली सेंड हो गए। अगर नहीं सेंड हुए तो फिर वहाँ पर वो क्या है, रोल बैक कर दी जाती है हमारी स्टेटमेंट को कि सेंड नहीं हुए, पैसे वापस हमारे अकाउंट में फिर ट्रांसैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। तो एज ए एनालिस्ट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग परफॉर्म करेंगे, क्रिएशन किस तरह से की जाती है, फिर उसके बाद डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, टेबल्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज़, कंडीशन का यूज़, जॉइंट्स का यूज़, सब क्यूरीज़ का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ऑपरेटर्स इसमें डिफरेंट तरह से यूज़ होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, वाइल्ड कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, डिलीट ड्रॉप की भी यहाँ पर हम चने कमांड को देख लेंगे कि वो कैसे राइट हम लोग कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास एसक्यूएल का भी इंट्रोडक्शन था कि एसक्यूएल बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस से रिलेटेड है, कि एक डेटाबेस जिसमें हम कहते हैं हमारे पास तमाम तर फाइल्स, तमाम तर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रॉज, कॉलम्स, टेबल्स में मौजूद है, मल्टीपल्स हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उस डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हमें ये एडिटर्स, हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि माई एसक्यूएल का हम लोग यूज़ करेंगे। और फिर जब हम उनके अंदर कमांड्स लिखते हैं तो बेसिकली वो कमांड फिर डेटाबेस से कम्युनिकेट करती हैं कि ये वाला टेबल है, इसमें से ये वाला कॉलम या पूरे का पूरा रिकॉर्ड मुझे उठा के दे दो, या फिर ये कंडीशन साथ में इम्प्लीमेंट हुई है कि अगर एज 20 से कम के लोग हैं तो मुझे उनके ही रिकॉर्ड सिर्फ डिस्प्ले करवाओ। तो वहाँ पर फिर हम यूज़ करते हैं डेटाबेसेस या एसक्यूएल। इसमें अगर जिस तरह के हमने एक्सेल का यूज़ किया, हमने पाइथन का यूज़ किया, तो मैंने कहा था कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने हर चीज़ को इंस्टॉल करने की। हमारे पास क्लाउड बेस, हमारे पास ऑनलाइन टूल्स इतने मौजूद हैं, तो पहले उस पर अच्छी तरह अपनी ग्रिप करें, कमांड्स को यूज़ करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, और उसके बाद फिर आप जो है वो इंस्टॉलेशन की तरफ आइएगा। तो एसक्यूएल के अंदर भी मैं यही कहूँगा कि अगर फिर भी आपने इंस्टॉल करना है इसके सॉफ्टवेयर को, तो वो आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच को इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल पे आप लिखिएगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच, तो आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास डिफरेंट बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन हैं, क्लाउड बेस हैं, कि जिसमें हम एसक्यूएल का यूज़ करेंगे और अपनी इसी क्लासेस के दौरान उन्हीं का हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जिसमें नंबर 1 मैं आपको कह सकता हूँ कि W3 स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ पर आप माई एसक्यूएल का एडिटर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पहले से मौजूद मल्टीपल्स टेबल्स भी आपको मिलेंगे जिनमें डेटास भी मौजूद होगा। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर कमांड्स को लिख सकते हैं। लेकिन मेन यही है कि कमांड को हमने लिखना किस तरह से है, कैसे लिखना है। हमारे पास अगर कोई सिनेरियो आया है उसको हमने किस तरह से समझना है, सोचना है, कमांड्स कैसे लिखनी है, फिर वो काम इम्प्लीमेंट करना है, फिर आउटपुट आएगी, देन ये सारा काम हमारा फिर परफॉर्म होगा। ओके। और अगर एनालिसिस एक कंप्लीट परफॉर्म करना है, विजुअलाइजेशन साथ में करनी है, तो फिर उसके लिए हमें अपने डेटाबेस में से एसक्यूएल में या पाइथन में अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, रिट्रीव करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक्सेल में तो सोर्स में मिल जाता है। एक्सेल में डेटा टैब बार के अंदर हमें फ्रॉम गेट डाटा डिफरेंट सोर्सेज की ऑप्शन मिलती है, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो डेटाबेस की भी और ऑनलाइन वेबसाइट से भी डेटा की
ऑप्शन आ रही होती है, तो वहाँ से हम वेबसाइट से भी डाटा रिट्रीव अपनी एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास एसक्यूएल हैं इनके अंदर विजुअलाइजेशन नहीं होती। क्लियर? जी सर। सर रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है? हमारे पास एक जो डेटा मौजूद होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास एक डेटा मौजूद होता है जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई उनके दरमियान ख़ास रिलेशन नहीं होता। और सेकंड वो हमारे पास मौजूद होता है वर्ड भूल गया मुझे, जेसन की तरह का होता है, यानी कॉमा सेपरेटेड के फॉर्म में वो होता है हमारे पास, कि पहले एक की आती है फिर उसकी वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। तो तो आईडी, रिलेशनल अच्छा आईडी डेटाबेस और में वैल्यू होती है। जिस तरह के मैंने बताया रिलेशनल डेटाबेस में कि वो रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं, वो प्री डिफाइंड स्कीमास होते हैं, टेबल्स की फॉर्म में एक हमारे पास प्रॉपर जो है वो डाटा मौजूद होता है। और नॉन रिलेशनल में एक तो स्कीमास भी प्री डिफाइन नहीं होते, और सेकंड जो मैंने आपको जेसन की एग्जांपल दी है। ओके। ओके सर। तो चलें हम जो है वो मूव करते हैं अपने एडिटर की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन एडिटर अभी ओपन किया है, प्रोग्रामीज का है, जिस पे हम अपना अभी फ़िलहाल टेबल वगैरह को क्रिएट करने का यूजेज देखते हैं, कमांड देखते हैं कैसे क्रिएट की जाती है, फिर उसके अंदर किस तरह से हम सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, जिस तरह हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो एसक्यूएल के अंदर भी हमारे पास डबल यहाँ पर हाइफन लगेंगे, ठीक है, अंडरस्कोर नहीं बल्कि हाइफन हमारे पास डबल लगेंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स कहलाते हैं एसक्यूएल के अंदर कमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हाइफन लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट अ टेबल, तो ये अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स का यूजेज है। अब मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्रिएट की कमांड यूज़ होगी, कमांड या स्टेटमेंट कह सकते हैं। अच्छा, क्रिएट के स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। एसक्यूएल में इसका कोई इशू नहीं आएगा, आप कैपिटल में लिख लें, आप स्मॉल में लिख लें, वो एग्जीक्यूट कर लेगा, समझ जाएगा कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। और क्रिएट के बाद यहाँ पर मैं बताऊँगा टेबल, मैंने उसको ये एक पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी है कि क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करो। अब आगे मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा टेबल क्रिएट करना है, मुझे आगे यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर उसको एम्प्लॉयज़ का टेबल दे देता हूँ। अब नाम देने के बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और यहाँ पर मैं यहाँ पर कर यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस ओपन कर लिए हैं। अब एम्प्लॉय का टेबल तो वो क्रिएट कर देगा, लेकिन टेबल हमारे पास तब बनता है जब उसमें रोज़ और कॉलम्स मौजूद हों, क्योंकि वही हमारे पास टेबल कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे कॉलम्स बताने हैं उसको, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन में डेटाबेस टेबल वाले पार्ट में कि हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं उसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन हर रिकॉर्ड की आती है, यानी एक कॉलम मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो उसमें हर एम्प्लॉय आईडी की ही इंफॉर्मेशन आएगी कि ये एम्प्लॉय आईडी 1 है, ये 2 है, ये 3 4 अप टू सो ऑन। नेम वाला कॉलम्स है तो उसमें हर एक का उसी नेम से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आएगी, ये नहीं है कि मैं उसमें एज दे दूंगा, नहीं,
तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दी। अब उसी के साथ यहाँ पर हम डेटा टाइप्स भी बताएंगे कि ये एम्प्लॉय आईडी मेरे पास किस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मोस्टली 3 तरह के डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। एक है इंट, या पूरा लिख लेते हैं इंटीजर। सेकंड हमारे पास होती है चार, जो कि करैक्टर्स या टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। और सेकंड हमारे पास है वॉरचार। अच्छा, वॉरचार भी हमारे पास टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होती है, उसमें टेक्स्ट भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पास स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं। चार और वॉरचार दोनों में टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल करैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस है चार और वॉरचार में। तो वो डिफरेंस ये है कि जो चार डेटा टाइप है ये फिक्स होती है, मेमोरी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। फिक्स से मुराद है कि अगर मैंने चार डाटा टाइप का इस्तेमाल किया है तो मुझे फिर उसकी लेंथ भी बतानी पड़ेगी कि अगर एम्प्लॉय नेम है और उसकी मैं डाटा टाइप चार ले रहा हूँ CHAR, और मैंने उसमें दे दी है 10, यानी 10, मैक्सिमम जो लेंथ है वो 10 होनी चाहिए, तो मेमोरी के अंदर फिर उस पर्सन की जो लेंथ होगी वो 10 ही ऑक्यूपाई की जाएगी। अब एक नाम मेरे पास आ गया है अहमद, अहमद में तो चले 5 या 6 लेटर्स हैं मेरे पास, बाकी के जो 5 या 4 लेटर्स की स्पेस है वो तो इसी तरह ज़ाया गई, फ्रीली गई। तो उसको दूसरे पर्सन की कंजप्शन के लिए हम फिर वॉरचार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वॉरचार फिक्स नहीं है। वॉरचार अगर मैं डाटा टाइप दूं और आगे मैं करेक्टर उसको 10 दे दूं, लेंथ उसको 10 बता दूं, अगर मेरे पास 5 करेक्टर्स वाला भी नेम आ रहा है तो जो बाकी के 5 जगह होगी वो किसी और पर्सन के नेम के लिए उसको लोकेट कर देगा, यानी वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो यहाँ पर चार और वॉरचार में हमारे पास ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्लियर हुआ, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस ज़रूर है कि चार डेटा टाइप क्या है और वॉरचार क्या है। ओके, यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी मेरे पास फ़िलहाल इंटीजर ही होनी चाहिए, और साथ में मैं कंस्ट्रेन भी यहाँ पर लगा दूँगा, कंस्ट्रेंस। यहाँ पर मैं साथ में कंस्ट्रेंस भी लगाऊंगा। कंस्ट्रेंस बेसिकली कहते हैं लिमिटेशन। अब एम्प्लॉय आईडी मैंने जिस तरह के बताया कि हर टेबल में कोई ना कोई एक प्राइमरी की होती है, एक यूनिक कॉलम होता है डेटाबेस के अंदर, उस यूनिक कॉलम को हम प्राइमरी की कहते हैं। कि एम्प्लॉय आईडी मेरे पास सबकी यूनिक होगी, सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि नाम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, और जो आगे फॉर्मेलिटीज़ उस डेटा के अंदर आ जाएंगी वो सेम हो सकती हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तो मैं लिख सकता हूँ कि नॉट नल, कि नल नहीं होनी चाहिए, या फिर उसके साथ मैं लिख सकता हूँ कि ये प्राइमरी की होनी चाहिए, यहाँ फिर मैं साथ में यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये प्राइमरी की होनी चाहिए। अच्छा, प्राइमरी की हम यहाँ पर वैसे एंड पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी मैं इसको रेज कर, साथ में हम उसको बताएंगे कि प्राइमरी की भी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने बता दिया नेम। अब नेम के लिए मैं यहाँ पर वॉरचार ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैंने बता दिया कि 10 उसकी लेंथ होनी चाहिए, और यहाँ पर ये भी कंस्ट्रेन हम लगा सकते हैं कि नॉट नल, नल ना हो।
देन हम यहाँ पर चलें एज ले लेते हैं, और एज तो हमारे पास इंटीजर में होगी। कितने करेक्टर्स होने चाहिए वो भी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 2 होने चाहिए, और यहाँ पर हम बता देते हैं नॉट नल। चलें ये नल होगी तो नहीं, वैसे हमारे पास हमें भी पता है, इसको हम प्राइमरी की कह देते हैं। देन यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर, अब कॉन्टैक्ट नंबर में मेरे पास स्पेशल करैक्टर्स यानी हाइफन भी आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर फिर मैं वॉरचार लूँगा, और यहाँ पर मैं मैक्सिमम चलें 15 कह देता हूँ, और ये भी मैं कह देता हूँ नॉट, बल्कि नॉट नल नहीं, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास यूनिक होगा। चलो इतने ही हैं हमारे पास कॉलम्स, बस ये इतने ही कॉलम्स हमने क्रिएट करने थे। और अगर मेरे पास एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम और भी है तो फिर प्रीवियस के एंड पर हम कॉमा लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है। दोबारा से इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट लिख दी, कमांड लिख दी कि टेबल को क्रिएट करो। किस तरह का टेबल होना चाहिए, किस नाम का होना चाहिए, वो नेम यहाँ पर मैंने बता दिया एम्प्लॉय। अब उस टेबल के अंदर कौन से कॉलम्स होने चाहिए, फिर ही तो हमारे पास रिकॉर्ड बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम्स डिफाइन कर दिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैंने यहाँ पर हर कॉलम के साथ उसकी डाटा टाइप और उसकी लिमिटेशंस बता दी हैं, कंस्ट्रेंट्स लगा दिए हैं कि इनके बाहर, यानी एक बाउंड्री मैंने फिक्स कर दी है, इससे बाहर नहीं जाना। मैंने कह दिया है कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर इंटीजर्स होने चाहिए और प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी कि वो यूनिक कॉलम उस टेबल के अंदर माना जाए। तो प्राइमरी की का भी मतलब यही है, यूनिक है, उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होगी वैल्यूज़। फिर नेम के अंदर मैंने कह दिया वॉरचार और 10 करेक्टर्स का होना चाहिए, और नॉट नल यहाँ पर मैंने कह दिया। अच्छा 10 से ज़्यादा का भी होगा, ये भी हम चेक कर सकते हैं कि फिर उसमें वो हमें आउटपुट देता है एरर में या फिर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वॉरचार डेटा टाइप है। और इसी तरह इंटीजर में मैंने बता दिया, और वॉरचार कॉन्टैक्ट नंबर में भी बता दिया, क्योंकि स्पेशल करैक्टर में हाइफन का यूज़ कर सकता हूँ, 0300 के बाद मैं हाइफन लिख सकता हूँ या स्पेस दे सकता हूँ, तो वो वॉरचार में ही हमारे पास आ जाती है। और मैंने कहा है कि कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक होना चाहिए, सबका किसी का सेम ना हो, डुप्लीकेट ना हो। और एंड पे यहाँ पर फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसको हम यहाँ पर रन करते हैं तो देखें आउटपुट में उसने मुझे क्या कहा है कि एसक्यूएल क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट एम्प्टी है क्योंकि मैंने कोई उसके अंदर इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये अवेलेबल टेबल्स के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर हम अपना टेबल देखते हैं जो एम्प्टी ये है, ये हमारा एम्प्टी टेबल। एम्प्टी से मुराद कि अभी उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट नहीं किया, लेकिन कॉलम्स बन चुके हैं, पूरा एक टेबल बन चुका है। तो ये हमारे पास कमांड यूज़ होती है जब हमने टेबल को क्रिएट करना हो। इज़ इट क्लियर? ओके अब हम इसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर कमांड हमारे पास यूज़ होती है। वो एसक्यूएल के अंदर आपके पास पहले से डेटा मौजूद होगा, तो फिर वो नहीं, यहाँ पर नहीं आपके पास रहेगा, आपको यहाँ पर दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन आप वर्जन यूज़ करेंगे उसमें आपको दोबारा से डाटा खुद क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन एज आ प्रैक्टिस के तौर पर मैंने कहा है कि इन वेबसाइट का यूज़ करते हुए आप डाटा ज़रूर क्रिएट करना, स्पेशली प्रोग्राम इसके अंदर। और अगर आपने फिर प्रैक्टिस बार बार करनी है तो उसके लिए आप W3 स्कूल नाम की वेबसाइट है, उसमें आप MySQL का एडिटर यूज़ करें, वो आपको अपने डेटाबेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, अपने डेटास भी प्रोवाइड करेंगी।
मैं आपको बता दूंगा आगे, अभी आप इस चीज़ की इतनी टेंशन ना लें। तो यहाँ पर अब हम अपने रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट इनटू की कमांड यूज़ होगी। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंसर्ट और आगे इनटू। अब इंसर्ट इनटू किस में मुझे इंसर्ट करने हैं रिकॉर्ड्स, वो मुझे यहाँ पर अब टेबल बताना है। तो मेरा टेबल नेम जो करेक्ट होगा वही यहाँ पर हम बताएंगे, एम्प्लॉयज़ है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम ये कॉलम नेम्स बताएंगे कि कौन कौन से कॉलम में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया एम्प्लॉय आईडी, देन नेम, देन एज, और यहाँ पर फिर कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये साथ में हम यहाँ पर टेबल नेम्स भी बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलम्स नेम बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ लिखने के बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहाँ पर अब हम अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। पहला मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है जो कि इंटीजर था, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद नेम है। अब नेम स्ट्रिंग बेस होता है तो उसके लिए हम सिंगल या डबल कोट्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अली, और एज मैंने यहाँ पर लिख दी 34, और कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर 03। अब देखें यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी है। ठीक है, ये जो मैंने हाइफन लगाया है ये स्पेशल करैक्टर है, तो ये वॉर चार्ट डेटा टाइप के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है। उसके बाद अब मुझे आगे और भी मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स देने हैं, कि यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। दोबारा से हम यहाँ पर अपनी कर्ली पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। दोबारा से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पर जब भी हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर जो हमने अभी क्रिएट किया है उसमें मैंने अब रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट इनटू का यूज़ करूँगा। और उसके आगे फिर मैंने अपना टेबल नेम बताना है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, दैट इज़ एम्प्लॉयज़। और उसी के आगे पैरेंथेसिस में मुझे उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, जिन कॉलम्स के अंदर मुझे रिकॉर्ड को 1 बाय 1 इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ एंटर करनी है, वो कॉलम नेम्स बता दिए। अब एम्प्लॉय आईडी पहला कॉलम है तो उसी की वैल्यू पहले आएगी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड मैंने नाम बताया है तो यहाँ पर नेम ही आना चाहिए, देन एज, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर। एक सीक्वेंस वाइज ही यहाँ पर चलना चाहिए हमारे पास काम। यहाँ पर मैंने अहमद बता दिया, यहाँ पर 24, और यहाँ पर मैं 10, कॉमा, एंटर प्रेस करेंगे। वैल्यूज़ हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एक ही बार लिखेंगे, और इस तरह से अपने मल्टीपल्स वैल्यूज़ को हम लोग एंटर करते जाएंगे। ओके, और ये मेरे पास यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड है। लास्ट रिकॉर्ड है, उसके बाद आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसकी हम यहाँ पर एंड पे फिर सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस अपने रन एसक्यूएल करते हैं, और यहाँ पर देखें मुझे किसी भी तरह का एरर नहीं आया, बल्कि एक मैसेज डिस्प्ले हो गया है, एसक्यूएल क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउएवर द रिज़ल्ट इज़ एम्प्टी। लेकिन हम अपने यहाँ पर टेबल्स में जाकर देखते हैं तो देखें ये मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। एम्प्लॉयज़ मेरा टेबल था, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर में देखें मेरे पास ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले काम हमने जो किया वो ये था कि हम किस तरह से टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल की कमांड या स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं,
और आगे फिर टेबल नेम डिफाइन करते हैं कि इस नाम का टेबल क्रिएट कर दो, क्योंकि टेबल नेम तो होना चाहिए। फिर उसके पैरेंथेसिस में हम कॉलम नेम्स डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल ये इंफॉर्मेशंस होंगी मेरे टेबल में। एम्प्लॉय आईडी अगर मैंने कॉलम नेम डिफाइन किया होगा तो फिर मुझे पता चलेगा ठीक है ये वाला कॉलम मेरे पास आईडीज़ का है, ये वाला कॉलम नाम का है, ये मार्क्स का है, ये फ़ोन नंबर्स का है, ये मेरे पास जेंडर्स का है, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे पास ईमेल आईडीज़ हैं, ये एड्रेस का है। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉलम नेम्स है। फिर साथ ही हमने डाटा टाइप्स भी डिफ़ाइन की कि इंटीजर होनी चाहिए। अगर फ्लॉट रखनी है तो उसके लिए फ्लॉट हम डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। देन चार और वॉर चार में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। टेबल क्रिएट करने के बाद अभी तक रिज़ल्ट एम्प्टी है क्योंकि हमने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, तो उसके लिए हम इंसर्ट इनटू का इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद टेबल नेम डिफाइन किया जिस टेबल के अंदर हमने रिकॉर्ड्स को पुश करना है, रखना है, स्टोर करवाना है, और फिर उसके अंदर हमने कॉलम्स नेम बता दिया। अगर कॉलम नेम नहीं भी बताएंगे तो फिर भी वो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर देगा। यहाँ पर चलें थोड़ा सा चेंज इसको करके देख लेते हैं कि क्या वाकई ही वो, अगर मैं कॉलम नेम यहाँ पर ना भी बताऊँ तो क्या वो इंसर्ट कर देगा रिकॉर्ड्स को। सो यहाँ पर मैं 6 7 8 9, अच्छा चलें इसको मैं यहाँ पर करता हूँ इंसर्ट। तो यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है। अब आउटपुट में एरर मुझे वो दे रहा है, और एरर किस चीज़ का है, यूनिक कंस्ट्रेन फेल्ड। अभी मैंने कंस्ट्रेन का मतलब है लिमिटेशन लगाई थी, मैंने यहाँ पर बाउंड्री एक फिक्स कर दी थी कि इस हदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसमें मैंने कहा था कि कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो उसी का उसने मुझे यहाँ पर कह दिया कि एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर वाला कॉलम है उसमें आपके पास यूनिक कंस्ट्रेन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय आईडीज़ कुछ की चेंज की है, इसकी चेंज नहीं की, और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेम ही रखे हैं, तो इसलिए मेरे पास ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अब हम इसको रन करते हैं, तो अब देखें अब ये मेरे पास क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर टेबल नेम्स के आगे उसके कॉलम नेम्स नहीं भी डिफ़ाइन करते तो आउटपुट वो फिर भी एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ बता रहे हैं वो उन्हीं कॉलम से रिलेटेड है। तो उसने यहाँ पर देखें एंटर कर दिया। तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो हमने कंस्ट्रेंट्स वहाँ पर लगाए थे वो लगाने का हमारा क्या मकसद था, कि अगर कोई रॉन्ग इनपुट कर दी है, कोई ज़्यादा हमने डिजिट्स एंटर कर दिए हैं, बेसिकली ये डेटा वैलिडेशन के मेथड्स में भी हमारे पास ये इन्वॉल्व होते हैं। इज़ इट क्लियर? अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया था कि आपके जो क्वेश्चन को मुझे 2-3 समझ आई हैं कि अगर आप इस वेबसाइट पे पहले से पढ़े हुए डेटा की बात कर रहे हैं तो वो बैकएंड पे उन्होंने डेटाबेस आपके सामने शो करवाई है कि आप इन डेटा के अकॉर्डिंग भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप अपने डेटा की जे हाँ क्वेश्चन है तो कर लें ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। सर जब हमने उससे डेट जब हमने कॉलम डिफाइन किया, टेबल डिफाइन किया, हमने आके कॉलम का नहीं दिया, कॉलम से ही डिफाइन, तो जो हमने सिर्फ नीचे वैल्यूज दे दी, तो वो उसको सेंडिंग ऑर्डर में ही रखेगा, जो फर्स्ट पे वैल्यू है वो आप जिस तरह से कॉलम वैल्यूज़ में इंसर्ट करेंगे वो उसी तरह से आपके कॉलम्स में ऐड कर देगा। अगर आपने पहले जो एम्प्लॉय आईडी है, अगर आपने पहले 3 वाली एंटर कर दी है, बाद में 2 वाली की है, बाद में 1, तो वो उसी तरह से एंटर कर देगा। वो फिर बाद में आप सॉर्ट करना चाहें तो उसके लिए अलग हमारे पास कमांड यूज़ होगी, वो हम बाद में उसको सॉर्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि रोज तो वो हो जाएंगी, अगर हम उसको जैसे हमने कॉलम डिफाइन नहीं किया, मतलब अगर हमने पहले लिखा है कि पहले अच्छा एम्प्लॉय हाँ, आईडी आएगी
कि फिर वो आप नेम पहले आएगा। कोई और कॉलम की वैल्यू लिख रहे हैं और बाद में किसी और कॉलम की लिख रहे हैं, तो वहाँ जी पर फिर सर। वो आपको एरर देगा। अभी मैंने आपको यही तो कंस्ट्रेंट का लिख कर शो करवाया है। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सबके सेम रखे थे, तो वहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या थी कि मैंने यूनिकनेस की कंस्ट्रेंट लगाई थी, तो वहाँ पर उसने जी एग्जीक्यूट सर नहीं वो की। सेकंड बात, अगर आप जी एम्प्लॉय सर। आईडी वाले कॉलम में मैंने उसकी डाटा टाइप क्या दी थी, इंटीजर, अगर आप वहाँ पर स्ट्रिंग एंटर कर देंगे तो वो आपको उसका भी एरर देगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉय आईडी की जगह हम एज एंटर करते हैं और अगर हमने ऊपर वो डिफाइन नहीं किया हुआ कॉलम, तो फिर वो वही एज वाला वैल्यू ही उसमें एम्प्लॉय आईडी में ऐड कर नहीं, देगा। ज़रा क्लियर ऊंचा बोल रहे हैं। मैं सर ये पूछ रहा था कि जब हमने टेबल डिफाइन कर ओके। दिया एम्प्लॉय और हमने आगे कॉलम्स की वो कॉलम का जो ऑर्डर है वो नहीं डिफाइन किया कि वैल्यूज इस ऑर्डर में हमने लिखी थी, अगर हम वहाँ से हमारी मिस्टेक होती है कि हम जो एम्प्लॉय आईडी वाली वैल्यू की जगह एज वाली वैल्यू डाल दें, मतलब जो सेम डेटा टाइप की अगर कोई और हम वैल्यू ऐड कर दें किसी और कॉलम के अंदर, तो जब हमने ऊपर कॉलम नहीं डिफाइन किया हुआ, तो वो वही वैल्यूज उठा के हाँ डाल देगा बिल्कुल, उसमें। ठीक है, फिर वो आपकी वही वैल्यू डाल देगा, ये तो फिर ह्यूमन एरर इसमें आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया। और सेकंड बात, हमारे पास वो जो टेबल होता है वो साथ में हमें शो भी करवा रहा होता है कि कौन कौन से कॉलम नेम है, ठीक है। और फिर एग्जैक्टली जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात की थी कि एज अ डाटा एनालिस्ट हमें ये टेबल्स वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमें कह दिया जाए टेबल क्रिएट करो तो एटलीस्ट हम कर तो सकें, क्योंकि डाटा अगर हम उसमें से रिट्रीव करें तो एटलीस्ट हमें टेबल क्रिएट करने का भी पता होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर बिल्कुल, और अगर आप सर एक एम्प्लॉय आईडी की जगह एज एंटर कर रहे हो तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, अगर डाटा टाइप डिफरेंट ना हुई, सेम हुई, तो फिर तो वो एंटर कर लेगा, आप चाहे 23 एंटर करें या 40 एंटर करें। और सर एक और क्वेश्चन था कि जो कॉलम का ऑर्डर है वो हम जब टेबल क्रिएट करेंगे जो वो हम उधर डिफाइन कर देंगे, फिर वो बिल्कुल उसी को ही जाहिर लेके सी बात है। चलेगा आगे सारा आप जब टेबल, अब यूज बार आएगा। बार आपने यही तो काम नहीं ना करते रहना कि बार बार उसके ऑर्डर को चेंज करते रहे, नहीं पहले इसको ले आओ फिर इसको ले आओ। जब हम टेबल डिफाइन करते हैं, टेबल का नेम और उसके साथ उसके कॉलम्स, तो तब ही वो पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी में हमारे पास प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है कि अगर आप पहले एम्प्लॉय आईडी, अब जितने भी हमने डेटाज पे अभी तक काम किया उसमें हम हमेशा हमारे पास जो ये आईडीज़ वाले कॉलम्स हैं वो पहले ही आ रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हमें पता चले कि किस चीज़ का डेटा है, इसमें कौन सी आईडीज़ यूज़ हो रही हैं, कितनी हैं टोटल्स, फिर आगे नेम्स वगैरह। तो वो एक जो पैटर्न फॉलो होता है उसी को फॉलो करते हुए हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। क्लियर? जी सर। एवरीवन? ओके। अब यहाँ पर हमने, ठीक है, टेबल भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब अगर हमने अपने डेटा को रिट्रीव करना हो, रिट्रीव यहाँ पे सेलेक्ट करना हो हमने अपने डेटा को, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड यहाँ पर यूज़ होता है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट या कमांड भी कह सकते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। और फिर वही बात है कि अगर हम स्पेलिंग छोटे या बड़े लिखें उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट के अब स्पेलिंग स्मॉल लिख लेता हूँ, पीछे मैंने क्रिएट के, इंसर्ट के कैपिटल लिखे, यहाँ पर मैं सेलेक्ट के स्मॉल लिख लेता हूँ। अब सेलेक्ट में आगे मैंने अगर बता दिया है स्टैरिक, तो स्टैरिक या एस्ट्रिक कह दें, इसका मतलब है कि इस पूरे टेबल के अंदर पूरे कॉलम्स की इंफॉर्मेशंस को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए ये स्ट्रिक का या स्टैरिक का हम यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट स्टैरिक, आगे बताना है फ्रॉम, कहाँ से, तो जाहिर सी बात है फिर हम टेबल नेम बताएंगे। बस अभी ये सिंपल है। अगर मुझे पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स विद ऑल कॉलम्स मुझे डिस्प्ले करवाने हैं आउटपुट में, यहाँ पर अभी यहाँ पर मेरे पास ये लिखा हुआ शो आ रहा है, जैसे मैं इसको रन करूँगा मेरे पास वो टेबल्स आउटपुट वाली ऑप्शन में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर ये देखें, सारे के सारे जो 10 के 10 रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टैरिक का यूजेज है। अगर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर डेफिनेटली वो कॉलम्स लिखने पड़ेंगे, कॉलम्स नेम यहाँ पर मुझे लिखने पड़ेंगे।
जिस तरह ये 2 कॉलम्स मैंने उसको खुद बताए हैं कि सेलेक्ट कर लो ये दोनों कॉलम्स, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर लो किस टेबल से, एम्प्लॉयज़ के टेबल से। तो वो यहाँ पर मेरे पास रिट्रीव हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर कोई गलत कॉलम दे देता हूँ जिस तरह एम्प्लॉय आईडी, तो वहाँ पर फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि इस तरह का कोई भी कॉलम मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट का यूजेज है कि हम कॉलम नेम देकर भी आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर हमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स विद ऑल आउटपुट विद ऑल कॉलम्स हमने डिस्प्ले करवाने हैं, तो फिर सेलेक्ट के बाद हम लिख लेंगे स्टैटिक। तो उससे वो हमारे तमाम तर रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, रिट्रीव कर लेगा। इज़ इट क्लियर? तो ये बहुत इजी, हमारे पास कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट्स इसमें हमारे पास वही जो डे 1 से हम लोग अपने बाकी टूल्स में यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही इस्तेमाल होंगे। जॉइंट्स के जो मेथड्स हैं, जॉइंट के जो कॉन्सेप्ट है वो जो हमने पाइथन में पढ़े थे, पाइथन में समझाए थे, वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बस क्यूरीज और कमांड्स लिखने का डिफरेंट वे होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे कि दोनों टेबल्स में सेम कॉलम्स होंगे, तो उन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, जॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंडीशंस इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी कंडीशन किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, ऑपरेटर्स कैसे उनके दौरान हम लोग यूज़ करेंगे, जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, लॉजिकल, अर्थमेटिक, ये सारे ऑपरेटर्स। और भी बहुत से हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। एग्जिस्ट हमारे पास ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है हमारे पास। फिर यहाँ पर यूज़ होता है ग्रुप बाय कैसे यूज़ करना है, लिमिट अगर हमने लगानी है, हमने कोई डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड यहाँ पर यूज़ होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं डिलीट की कमांड आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वक्त खुद टेबल क्रिएट किया है, तो अपडेट और डिलीट की कमांड यहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि जैसे ही मैं इस एडिटर को क्लोज़ करूँगा तो ये जो मेरा क्रिएट किया हुआ टेबल है ये भी रिमूव हो जाएगा, ये परमानेंटली यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि अगर हमने अपडेट करना हो रिकॉर्ड को, तो उसके लिए यहाँ पर हम अपडेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं या स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपडेट, आगे मैं बताऊँगा टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट, क्योंकि मुझे सेट करना है। अब क्या मुझे सेट करना है, तो वो यहाँ पर मैं यहाँ पर चले नेम की बात कर लेता हूँ। नेम स्मॉल है, मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया कि नेम करना है फ़ारूक। अब ये नाम जो है वो फ़ारूक कहाँ पर करना है मुझे, तो वो मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन का बताऊँगा। कंडीशन एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये यूनिक है, तो एम्प्लॉय आईडी में मैंने कह दिया कि जो 6th वाला एम्प्लॉय है उसका नाम क्या कर दो, सेट कर दो। पहले अगर उसका नाम था मेरे पास 6 वाला एम्प्लॉय अली है, तो अब उसका नाम क्या कर दो, फ़ारूक कर दो, अपडेट कर दो। तो यहाँ पर ये क्यूरी मेरे पास रन हो चुकी है। अब हम अवेलेबल टेबल्स में जाकर देखते हैं, तो देखें 6 वाले का उसने नाम क्या कर दिया है, फ़ारूक कर दिया है। और यहाँ पर ये वेयर हमारे पास कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और हमेशा प्राइमरी की के मुताबिक ही हम लोग अपडेशंस वगैरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हमने मल्टीपल्स यूज़र्स का करना हो तो वही मेथड, ये सेम मेथड ही हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन प्राइमरी की एक स्पेसिफिक यूनिक कॉलम की बेस पर हम उसका रिकॉर्ड पर्सन का चेंज करेंगे, नेम की बेस पर नहीं करेंगे। तो अगर मैं वेयर लिख दूं और वेयर नेम इक्वल मैं लिख दूं अली, तो जितने भी अली होंगे फिर उन सबका नाम फ़ारूक से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लैप्स कर जाएगा, डेटा मिसिंग हो सकता है। तो इसलिए हम फिर वहाँ पर अपने यूनिक कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्राइमरी की आईडीज़ वगैरह का। नहीं, मैंने उसके लिए आपको कहा है कि आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे MySQL एडिटर का यूज़ करें, वहाँ पर आपको टेबल्स बने हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, ये टेबल्स यहाँ पर बने हुए हैं, रिकॉर्ड्स भी आप देख सकते हैं, किसी के अंदर 91 है, 8 है, 9 है, 2155 है।
तो यहाँ पर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ताकि यहाँ पर हम इजीली अपने डाटा को क्रिएट कर सकें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो वो यहाँ पर नहीं रखेगा। ओके और हमने डिलीट करना हो तो ज़ाहिर सी बात है डिलीट भी हम किसी कमांड के थ्रू ही करते हैं, तो उसके लिए डिलीट स्टेटमेंट का ही यूज़ होता है जो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट, डिलीट के बाद आगे मैंने लिख दिया किस टेबल से करना है, तो मैंने बता दिया फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कंडीशन बता दी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो 10 हो तो उसका डिलीट कर दो रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम जाकर देखते हैं तो देखें 10 वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये हमेशा जब भी हमने डिलीट या अपडेट वगैरह अपने रिकॉर्ड्स को करना हो तो वहाँ पर हम प्राइमरी की कॉलम का यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? और अगर पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास ड्रॉप कमांड यूज़ होती है, क्योंकि ड्रॉप कमांड या स्टेटमेंट कह सकते हैं वो टेबल को पूरा का पूरा जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल और आगे टेबल नेम लिख देंगे, तो वो टेबल हमारे डाटा में ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह चलें इसी को अब मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ड्रॉप और आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया टेबल। अब आगे टेबल नेम मैंने बता दिया। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक कस्टमर का टेबल बना हुआ है, मैं उसको ज़रा डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ड्रॉप वो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ड्रॉप कमांड यूज़ होती है। एम्प्लॉय का भी चले लिख सकते थे। सो इज़ इट क्लियर? समझ आई है कि एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है, उनके अंदर क्या स्कीमाज, रिलेशनल नॉन रिलेशनल कौन सी डेटाबेस होती हैं, क्या डिफरेंस है, फिर किस तरह से क्रिएशन की जाती है, क्रिएट किया जाता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, वहाँ से डाटा रिट्रीव करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम फिर इन एडिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसकी भी टाइप्स भी हमने पढ़ी कि कौन सी टाइप्स किस स्पेसिफिक प्लेस पे इम्प्लीमेंट होती है। देन टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके कॉलम्स नेम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी डाटा टाइप्स और लिमिटेशंस किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, फिर कोई एंट्री गलत हो जाए तो वो कंस्ट्रेंट्स कैसे हमें आउटपुट में एरर की फॉर्म में नज़र आते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर की एक मैंने आपके साथ शो भी करवाया था कि कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कहा था यूनिक हो और अगले 6 से लेकर 10 लोगों का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सेम ही रखा था। तो वहाँ पर कंस्ट्रेंट का मुझे एरर आ गया कि यहाँ पर ये यूनिकनेस को क्या कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है ना, वो यूनिकनेस की हदूद को, बाउंड्री को पार कर रहे हैं, जो कि नहीं थी होनी चाहिए। तो फिर हमने उसको करेक्ट किया। ये डाटा वैलिडेशन की भी एक तरह की हमारे पास टाइप है कि डाटा वैलिड होना चाहिए। अगर हमने कहा है कि यूनिक होना चाहिए, सबका यूनिक यानी सबका कॉन्टैक्ट नंबर अपना होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह की डाटा वैलिडेशन की ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। सो क्लियर है सबको? सो ओके, फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब ये जो आपने डेटाबेस या फिर ये आपने टेबल्स वगैरह खुद अपनी प्रैक्टिस के तौर पर क्रिएट करने हैं। ठीक है, उस पर आपने फिर सेलेक्ट कमांड का यूज़ करें, डिफरेंट इसके प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कंडीशन कैसे, मल्टीपल्स कंडीशंस, उनके दरमियान मल्टीपल्स एक्सप्रेशंस कैसे पास करेंगे एसक्यूएल के अंदर, वो चीज़ों को लर्न करेंगे और आगे आगे हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। So thank you so much for hearing. Take care of yourself. Allah Hafiz.